बच्चों, आज हम करेंगे नाटक लिखने का व्याकरण। अभिव्यक्ति और माध्यम का लेसन है बच्चों। नाटक लिखने का व्याकरण कि नाटक कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार से मंच पर अभिनीत उनको किया जाता है, और जब तक नाटक मंच पर अभिनीत नहीं होता तब तक वो किस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। और इसके साथ साथ ही साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में जानेंगे कि साहित्य की अन्य विधाएं और नाटक में क्या अंतर है। नाटक मंच पर अभिनीत होने वाला नाटक बच्चों, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक और नाटक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है, जिनमें नाटक भी है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, कविताएं हैं, ये सब कुछ। लेकिन प्राचीन काल में काव्य के दो भेद किए गए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आता है और श्रव्य काव्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास। और जो नाटक है बच्चों, संस्कृत साहित्य में तो कविता से भी श्रेष्ठ इसको बताया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक जो है अपनी कुछ खास या विशेषताओं के कारण बाकी विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि बाकी जो हमारी साहित्य की विधाएं हैं वो केवल पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हैं। लेकिन नाटक नाटक पढ़ने के लिए तो लिखा जाता ही है, जब तक उसको मंच पर हमारे जैसे जीवंत पात्रों के सामने, यानी कि सजीव पात्रों के सामने, जीते जागते पात्रों के सामने मंच पर अभिनीत नहीं करवाया जाता, दिखाया नहीं जाता, तब तक वो एक आयामी रहता है और पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। आगे चल के जो हमारा श्रव्य काव्य है उसके भी दो भेद हो जाते हैं, गद्य और पद्य, जिनके बारे में आप जानते हो। यानी कि पद्य जो कविताएं होती हैं और गद्य जो हम सारे पाठ करते हैं, लेसन करते हैं। तो पद्य के अंतर्गत हमारे महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, जिनमें हमारे सभी महान जो ग्रंथ हैं वो रचित हैं। और गद्य के अंतर्गत वही कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, रेखा चित्र हैं, ये आ जाते हैं। तो नाटक लिखने का जो व्याकरण है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यही था आपका, नाटक और अन्य विधाओं पर प्रकाश डालिए कि साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, और नाटक उनमें अपना क्या स्थान रखता है और किस विधा के अंतर्गत आता है। तो बाकी विधाओं में नाटक इसीलिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है कि बाकी विधाएं अपने पढ़ने से, सुनने से पूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन नाटक जब तक संपूर्णता या पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, जब तक उसको मंच पर नहीं दिखाया जाता नाटककार के द्वारा। नाटक में समय का बंधन होता है, इसका क्या अर्थ है? समय का बंधन, समय सीमा क्यों होती है नाटक में? तो बच्चों, जब भी कोई नाटककार नाटक लिखने बैठता है तो समय अवधि का जो ध्यान है, समय सीमा का जो ध्यान है, वो उसके जहन में होता है, अंदर होता है कि इसको 2 या 2.5 घंटे का नाटक ही लिखना है। इससे ज्यादा समय का जो नाटक है वो दर्शक सामने बैठकर नहीं देख पाते और ना ही इतना समय किसी के पास होता है। मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, मंच पर दिखाया जाने वाला जो नाटक है उस विधा का, उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, जो अपने जैसे सजीव पात्रों के माध्यम से एक मंच पर अभिनीत नाटककार के द्वारा करवाया जाता है। तो वो 2 या 2.5 घंटे का रहता है। और नाटककार जो है, चाहे उस नाटक का जो कथ्य है यानी कि कहानी है, चाहे वो अतीत काल से हो, भविष्य काल से हो, उसको दिखाना वर्तमान में ही होता है अपने पात्रों के माध्यम से। बाकी जो विधाएं हैं, चाहे ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, आधुनिक हैं, कहानी है, उपन्यास है, कोई भी चीज़, उसको पाठक वर्ग जब मर्जी पढ़ सकता है, बीच में छोड़ सकता है और वो वर्तमान में ही पढ़ सकता है। लेकिन नाटक जब मंच पर अभिनीत होता है, उसको दिखाया जाता है, सामने जो दर्शक वर्ग बैठा होता है,
अगर बीच में हम छोड़कर चले जाते हैं तो वो जो दृश्य है दोबारा हम नहीं देख पाते। तो इसीलिए समय का बंधन होता है। 2 या 2.5 घंटे से अधिक समय का जो नाटक है वो नाटककार के द्वारा नहीं लिखा जाता। एक श्रेष्ठ और सफल जो नाटक होता है उसकी समय जो अवधि है, समय जो सीमा है, वो 2 या 2.5 घंटे की ही रहती है। और प्रत्येक जो उसका अंक रहता है, भाग रहता है, वो 48 मिनट का रहता है। तो ये आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से समय की जो बंधन है, समय का जो बंधन है, समय की जो सीमा है वो क्यों होती है नाटक में, और जब तक नाटक मंच पर प्रसारित नहीं होता, दिखाया नहीं जाता, तब तक सफल या पूर्णता को प्राप्त क्यों नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। तो वैसे तो मुख्य रूप से जो नाटक के तत्व होते हैं वस्तु, नेता और रस, यानी कि कथा वस्तु, नेता अभिनेता यानी कि जो भी पात्र होते हैं, और रस नाटक को पढ़कर और देखकर जो रसानुभूति श्रोता वर्ग को या दर्शक वर्ग को या पाठक वर्ग को होती है वो। लेकिन फिर भी हमारे इतिहासकारों ने, नाटककारों ने वृत्ति का विवेचन भी इसमें किया है, यानी कि वर्णन किया है। वृत्ति यानी कि आजीविका से भी इसको जोड़ा है। और इसके अलावा अभिनेता जो पहले भी बताया है वो इसका 7वां जो तत्व है वो होता है। तो प्रमुख तत्वों में ये आ जाते हैं, लेकिन और भी 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो नाटक के होते हैं। वैसे ये नाटक के साथ साथ बच्चों वैसे बता दूं किसी भी कहानी के, निबंध के भी यही तत्व होते हैं। सबसे पहला कथा वस्तु, जिसको कथ्य भी कहा जाता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य और शिल्प या भाषा शैली, देश काल और वातावरण, ये प्रमुख तत्व होते हैं किसी भी नाटक के, कहानी के, उपन्यास के, निबंध के। तो कोई भी नाटक है, यहाँ पे हम नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नाटक है उसका सबसे पहला जो तत्व है वो कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कि नाटक के अंदर का जो कथ्य है, जो कहानी है, किस प्रकार से नाटककार उस कथ्य के माध्यम से, कथा वस्तु के माध्यम से अपने नाटक को आगे बढ़ाएगा। उसका आरंभ क्या होगा, उसका मध्य क्या होगा, किस प्रकार से पात्रों के द्वारा वो अंत तक अपनी उस कथा वस्तु को यानी कि उस नाटक को लेकर जाएगा। तो उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है, उसके शब्दों का, शिल्प का, फॉर्म का, कथ्य का, कथा वस्तु का, वो नाटककार के पास रहनी चाहिए। दूसरा जो तत्व है पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी कि उस कथा वस्तु के आधार पर, उस कथा वस्तु या कथ्य के आधार पर कितने पात्र नाटककार ने अपने उस नाटक में लिए हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी कि उन पात्रों के माध्यम से कथा वस्तु को, कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। कोई भी जब पात्र आमने सामने होगा तो विचारों की टकराहट होगी, द्वंद्व होगा, यानी कि विचार आपस में नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि नाटक में अस्वीकार की स्थिति रहती है, और नाटक को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम भी कहा जाता है। यही क्या है, किसी भी विधा या किसी भी नाटक को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों की जो टकराहट है, विचारों की जो द्वंद्व है, वो बहुत आवश्यक होता है। अगर आमने सामने पात्र हैं और वो हर प्रकार की स्थिति से, परिस्थिति से स्वीकार कर लेते हैं, सहज हो जाते हैं, तो कथा वस्तु आगे बढ़ेगी ही नहीं। यानी कि वो टकराहट, वो द्वंद्व, वो विचारों का तनाव, उत्सुकता, जिज्ञासा उत्पन्न करता है सामने बैठे दर्शक वर्ग के अंदर कि अब क्या होगा, किस प्रकार से आगे कहानी बढ़ेगी। तो अपने पात्रों का कितना सफल चरित्र चित्रण नाटककार कर पाता है। अस्वीकार की स्थिति हमेशा बनी रहती है नाटक में, प्रतिरोध का सशक्त माध्यम इसको कहा गया है। और पात्रों का भी ऐसा, पौराणिक जितने भी हमारे नाटक हैं इतिहास में, उनमें हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार सभी होते हैं, और नायक की अपेक्षा प्रतिनायक को जो अधिक लोकप्रियता है वो भी मिलती है। तो ये दर्शक वर्ग के ऊपर आधारित है। जैसे राम की अपेक्षा रावण, हिरण्यकश्यप, इस प्रकार के जो प्रतिनायक हैं वो अधिक लोकप्रिय हुए हैं।
तो विचारों की जो टकराहट है पात्रों की, वो नाटककार दिखाएगा, द्वंद्व दिखाएगा, समस्याएं उत्पन्न करेगा, और तब जाके कहानी जो है वो विकास की ओर, आगे की ओर, या अंतिम जो चरण है, अंत है, उसकी तरफ बढ़ेगी। उसके बाद है बच्चों संवाद। संवाद यानी कि डायलॉग्स, और संवाद को ही कथोपकथन भी कहा जाता है। तो संवाद कितने अधिक महत्वपूर्ण हो, भाषानुकूल हो, पात्रानुकूल हो, कथा वस्तु के आधार पर हो, और सहज सरल भाषा में हो, ताकि पात्रों को बोलने में भी दिक्कत ना आए और दर्शकों को समझने में भी दिक्कत ना हो। और संवाद की जो रचना है वो नाटककार को इस प्रकार से करनी चाहिए कि बहुत अधिक प्रभावशाली हो, भाषा की दृष्टि से भी, पात्रों की दृष्टि से भी, और जो कथा वस्तु या कथ्य का चुनाव नाटककार ने किया है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहे जाना। संवाद में भी क्या होता है, जब भी कोई पात्र आपस में बातचीत करते हैं तो वही समस्या उत्पन्न होती है, विचारों की टकराहट उत्पन्न होती है, द्वंद्व उत्पन्न होता है, और तभी जाके नाटक आगे बढ़ता है। तो उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, जैसे हैमलेट का दे रखा है, टू बी और नॉट टू बी। स्कंदगुप्त क्या जवाब देता है, किसी नाटक का उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। तो बहुत ही अच्छे संवादों का जो प्रयोग है वो नाटककार को करना चाहिए, अपने कथ्य और कथा वस्तु के अनुसार, अपने पात्रों के अनुसार, और भाषागत जो पकड़ है वो होनी चाहिए, सहज और सरल भाषा के साथ साथ। उसके बाद है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, कोई भी नाटककार है जब भी नाटक लिखने बैठता है तो एक उद्देश्य उसके साथ जुड़ा होता है, और इसी में देश काल और वातावरण भी समाहित हो जाता है। यानी कि किस देश से, किस काल से, किस समय से, किस घटना से, किस समस्या से संबंधित है उस नाटक का कथ्य या कथा वस्तु। तो उद्देश्य जो है वो बहुत ही साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। समसामयिक जो प्रवृत्तियां होती हैं, हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। यानी कि उसका जो असर है, प्रभाव है, वो बहुत अधिक दर्शक वर्ग पर या पाठक वर्ग पर पड़े, बहुत अधिक प्रेरित करने वाला उसका उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि ऐसे ही किसी घटना, समस्या या कोई मुद्दा नाटककार को उठाना चाहिए जो बहुत अधिक लोगों तक प्रेरणा का एक उदाहरण बन सके। तो उद्देश्य हर विधा के अंदर समाहित होता है, निहित होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी नाटककार या कहानीकार या उपन्यासकार अपनी रचना या कविता नहीं लिखता। उसके बाद है बच्चों शिल्प। शिल्प यानी कि भाषा शैली। तो नाटक जो है वो बहुत सारे प्रकार हैं। हमारे संस्कृत नाटक हैं, हिंदी नाटक हैं, हमारे पाश्चात्य नाटक हैं, लोक नाटक हैं, नुक्कड़ नाटक हैं। तो इन सब की जो भाषा रहती है, शिल्प रहता है, वो अलग अलग होता है। संस्कृत नाटकों का जो शिल्प है वो अलग हमें मिलेगा, हिंदी नाटकों का अलग मिलेगा, पारसी जो नाटक हैं उनका अलग होगा। उनमें बहुत अधिक शेर व शायरी या मनोरंजन की जो सामग्री है वो अधिक रहती है, अतिरंजित उसको हम कहते हैं। हमारे जो लोक नाटक हैं उनकी जो भाषा है वो लोक प्रचलित भाषा होती है, और जो नुक्कड़ नाटक हैं उनके एक अलग शिल्प होता है, अलग भाषा होती है। तो भाषा का जो चुनाव है, शिल्प का जो चुनाव है, वो नाटककार अपनी कथा वस्तु के अनुसार, अपने नाटक के अनुसार, अपनी भाषा, किस भाषा का चयन उन्होंने किया है, किस प्रकार के नाटक वो लिखने जा रहे हैं, यानी कि वो संस्कृत नाटक या हिंदी नाटक या पारसी या लोक नाटक या नुक्कड़ नाटक, किस प्रकार का नाटक वो लिख रहे हैं, तो उसी के अनुसार उसी प्रकार की शिल्प या भाषा का चयन वो करेगा। तो ये सारे तत्व थे बच्चों एक नाटक के, कि किस प्रकार से एक नाटक को मंच पर अभिनीत करवाया जाता है। तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है नाटककार को। इसके साथ साथ जब मंच पर अभिनीत नाटक होता है तो मंच सज्जा है, प्रकाश है, आवाज़, साउंड वगैरह, ये सब कुछ, इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। जबकि बाकी जो विधाएं हैं, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ती। और बार बार मैं बता रही हूँ कि नाटक जो है दर्शकों के सामने अपने जैसे जीवंत या सजीव पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर या मंच पर अभिनीत करवाया जाता है, दिखाया जाता है, उसको प्रसारित किया जाता है।
तो बच्चों नाटक के बारे में जानेंगे इस लेसन में आप, और नाटक के साथ साथ अन्य जितनी भी हमारी विधाएं हैं और नाटक के जो तत्व हैं, कथा वस्तु मैंने बताया, यानी कि कहानी क्या है नाटक के अंदर की, किस प्रकार से वो आगे बढ़ती है, उसका आरंभ कैसे होना चाहिए, मध्य में कैसे बढ़ेगी पात्रों के माध्यम से, अंत तक कैसे पहुंचेगी। उसके बाद संवाद है, यानी कि कथोपकथन भी इसको कहा जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 5 नंबर में कि कथोपकथन पर प्रकाश डालिए कि किस प्रकार के संवाद होने चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण कैसा हो, उद्देश्य कैसा हो, भाषा शैली कैसी हो, देश काल और वातावरण कैसा हो, कहाँ से नाटककार इन सारी चीजों का चुनाव करता है, और समय सीमा का बंधन एक नाटककार के ऊपर क्यों रहता है, बहुत अधिक लंबा नाटक वो क्यों नहीं लिखता, क्यों, क्योंकि नाटक मंच पर दिखाना होता है, तब तक वो अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, और इसीलिए नाटक को अन्य विधाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, माना जाता है या होता है। थैंक यू बच्चों।